हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। जब भी कोई इलेक्शन होता है, जैसे कि चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा हो या फिर स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा हो, उस समय एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से ये सिस्टम आया है और इसके क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं। इस सब चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक फिक्स गाइडलाइंस है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके जो कैंडिडेट कुछ भी फालतू के बयानबाजी ना कर सके, किसी को ब्राइब देना या फिर वोटर्स को लुभाना, ये सब काम ना कर सके, उस तरह से बचाने के लिए ये फिक्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किए जाते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस दिन से लागू हो जाते हैं जिस दिन से इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है उस समय से लागू हो जाता है। और जैसे जैसे इलेक्शन पास में आते हैं, जैसे कि 24 आवर्स पहले, 48 आवर्स पहले क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और ज़्यादा फोर्सेबल हो जाते हैं और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। और संविधान का आर्टिकल 324 इसके बारे में बात करता है। ये आर्टिकल 324 ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है इस चीज़ को लागू करवाने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ना केरला के असेंबली इलेक्शन में 1960 में यूज किया गया था। 1960 में केरला असेंबली इलेक्शन में इनको यूज किया गया था। उसके बाद 1962 के लोकसभा इलेक्शन में इस चीज़ को सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने एग्री किया और उस टाइम पे इन सभी ने फॉलो किया था। उस समय ऑफिशियली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू नहीं किया गया था, लेकिन हाँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने फॉलो किया था कि इस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। और 1968 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को एग्री कर लिया कि हाँ कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। एंड 1979 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने है ना कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आए हैं, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोविज़न ला दिए हैं। क्योंकि उस समय ऐसा होता था ना, सपोज इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस था, जिसमें कि इंदिरा गांधी का लॉस हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी पे यही आरोप लगा हुआ था कि इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है पॉलिटिकल गेन के लिए। तो इसलिए वो इलेक्शन हार भी गई थी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ था कि इमरजेंसी लागू कर दिया गया था देश में। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो मिसयूज ना कर सके, उसके लिए नई गाइडलाइंस ऐड की गई थी। उसके बाद 1991 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एकदम फोर्स में ला के रख दिया। फोर्स में आ गए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद एमसीसी का फिक्स प्रोसीजर है। जैसे कि क्या होता है, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, इलेक्शन में काफ़ी कुछ चलता रहता है। जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है तो काफ़ी कुछ प्रोसेस चलते हैं। तो इसी के लिए टोटल 8 प्रोविज़न एमसीसी के टोटल 8 प्रोविज़न हैं। जैसे कि एक तो जनरल कंडक्ट है जो सभी कैंडिडेट को फॉलो करना ही है। उसके अलावा मीटिंग्स रिलेटेड कंडक्ट हैं, प्रोसेसन्स यानी कि आप रैली कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या है, पोलिंग डे के दिन आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, पोलिंग बूथ पर क्या फॉलो करना है, जो ऑब्जर्वर है उनको क्या फॉलो करना है, पार्ट इन पावर है उसको क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो जो कि 2013 में ऐड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल कंडक्ट क्या है, जो कि सभी कैंडिडेट को फॉलो करना ही है, उसको बोला जाता है जनरल कंडक्ट। जनरल कंडक्ट पहले यही है कि कोई भी अगर कैंडिडेट है वो कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकता है। उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट ऐसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिससे कि कम्युनल टेंशन बढ़ जाए। उसके अलावा सपोज कोई भी कैंडिडेट है किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी की जो उसकी पॉलिसीज़ है ना, जो सपोज वो पहले पावर में रही है वो पॉलिटिकल पार्टी, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसके प्रोग्राम हैं, जो उसने पास्ट में जो वर्क किया है, उसके बेस पे उसको क्रिटिसाइज़ करना है, नहीं कि उसकी प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ में उसको क्रिटिसाइज़ करना है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि इलेक्शन के 48 आवर्स पहले से किसी को वोटर्स को ब्राइबिंग देना, पहले से ही नहीं करना है, ब्राइबिंग तो कभी करना ही नहीं, लेकिन 40 आवर्स पहले से तो एकदम होल्डिंग पब्लिक मीटिंग सब कुछ बंद हो जाता है, रैली वैली कुछ नहीं कर सकते हैं 48 आवर्स पहले से। उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट है तो उसका पीसफुल इलेक्शन उसका राइट है, तो जो भी पोलिंग बूथ है वहाँ पर पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कोशिश करना चाहिए।
उसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को है ना, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है ना, उसकी प्रॉपर्टी को उसकी परमिशन के बिना यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ज़बरदस्ती किसी के घर में ऑफिस बना लेती हैं, उस पर्सन की मर्जी के खिलाफ ये काम करती हैं, तो वो सब भी गलत है। तो उसके लिए भी फिक्स गाइडलाइंस है। उसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा भी फिक्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करना है। उसके अलावा जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग होती है तो मीटिंग्स भी करते हैं, तो मीटिंग्स में क्या है कि आप कहीं पे मीटिंग कर रहे हो, आप बड़े नेता हो, तो आपकी मीटिंग में बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो सकता है। इसलिए आपको पहले जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उससे आपको परमिशन लेना होगा कि हम यहाँ पे मीटिंग करने वाले हैं। और मीटिंग के लिए आपको जो भी कुछ फिक्स गाइडलाइंस है आपको फॉलो करना होगा, जिससे कि वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। उन सब चीज़ों की आपको फॉलो करना पड़ेगा उस मीटिंग के टाइम पे। उसके अलावा सपोज आप प्रोसेसन कर रहे हैं, यानी रैली कर रहे हैं, तो वैसे ही रैली अगर आप कर रहे हैं तो रैली के लिए आपको वो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे आपको परमिशन लेना होगा कि आपका रैली का रूट क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और रैली कहाँ पे ख़त्म होगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। जिससे कि क्या है ना, जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है जो पहले से अरेंजमेंट कर लेगा, जिससे कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम, कोई कम्युनल टेंशन और इस तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इसका भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सपोज दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सेम टाइम पर रैली कर रहे हैं, सेम रूट है, तो उस समय भी उन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना है, जिससे कि वहाँ पर भी कुछ ही प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक को और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा सपोज रैली चल रही है तो क्या होता है ना, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के पुतले जलाती हैं, जो कि गलत है। इस तरह का भी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना चाहिए, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा पोलिंग डे, जब पोलिंग का दिन होता है उस दिन भी कुछ फिक्स गाइडलाइन है कि आपको जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो ऑफिसर होते हैं ना इलेक्शन की ड्यूटी पर, जो इलेक्शन कमीशन ने जिन ऑफिसर को अपॉइंट किया है उनके साथ कोऑपरेट करना है। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के होता है ना, सभी पार्टी के कुछ फिक्स वर्कर के लिए आइडेंटिटी कार्ड देने की बात कर देता है कि आप वहाँ पे रह सकते हैं, तो उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टी को अरेंजमेंट करना होगा। उसके अलावा बूथ पर देखा जाता है कई कई बार शराब बांटी जाती है, लिक्वर को बांटा जाता है, तो वो सब आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं करना होता है। उसके अलावा वहाँ पे क्या होता है ना, जब भी कहीं पे इलेक्शन होता है ना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंप बना लेती है और वहाँ पर उनके वर्कर रहते हैं, तो उस कैंप में अननेसेसरी भीड़ को भी इकट्ठा नहीं करने देना है पॉलिटिकल पार्टीज को, इस सब का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा कैंप में पार्टी के सिंबल वगैरह को भी डिस्प्ले नहीं करना है, इस सब का भी पॉलिटिकल पार्टी को ख्याल रखना पड़ेगा। पोलिंग बूथ होते हैं, तो बूथ पर आपको ये जो फिक्स पास है ना जिन पर्सन के पास, उन्हीं को बूथ के अंदर एंट्री करना है, बाकी लोगों को एंट्री की परमिशन नहीं रहती है। उसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक ऑब्जर्वर होते हैं, क्योंकि जिससे कि बूथ पे कोई भी धांधली ना हो जाए। क्या होता है ना कि किसी को वोट दे रहे हैं, किसी को चला जाए, उस सबको ऑब्जर्व करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने जो कुछ लोग होते हैं उनको बिठा देती हैं, और जो ऑब्जर्वर होते हैं तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी कोई कैंडिडेट है, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे धांधली हो रही है, तो जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ ऑब्जर्वर जो पर्सन बिठाया गया है उसको वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ धांधली की जा रही है, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके अलावा पार्टी इन पावर का मैं बताया हूँ, जिससे कि जो पार्टी जो पावर में होती है वो गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज ना कर सके। जैसे क्या होता है कि कुछ मिनिस्टर होते हैं, वो वहाँ पर अपनी ऑफिशियल विजिट है, उसी के पास उसी के साथ साथ वहाँ पे वो रैली करके आ जाएंगे, तो ऑफिशियल विजिट के नाम पर रैली भी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर उन्होंने गवर्नमेंट पैसे को कैंपेन के लिए यूज कर लिया है। तो इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मना करता है। उसके अलावा जो भी पार्टी जो पावर में है वो ऐसा ना हो कि जो पब्लिक प्लेसेस है खुद यूज करती रहे और अपोजिशन पार्टी को यूज ही ना करने दे, इस सब को भी रोकना है। तो ये सभी चीज़ें पार्टी इन पावर को कंट्रोल में करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो पार्टी इन पावर में होती है वो गवर्नमेंट सर्विस के नाम पे अपना खुद का गेन करती रहती है, इसलिए ये सब भी नहीं करना है। उसके अलावा इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो सभी आजकल जो कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करना ही पड़ेगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कि आपकी क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, आप आगे क्या करना चाहते हो, तो वो सब आप इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेंशन करना होता है। अभी हम देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो है, क्या इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रियली कुछ फ़ायदा हो रहा है?
या क्या ये लीगली बाइंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे? देखो फ़ायदा तो हो रहा है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता तो मे भी बहुत ज़्यादा रायोट्स हो जाते, कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि आजकल के जो पॉलिटिशियन हैं जो वोट मांगने के लिए रिलीजन का बहुत सारा सहारा लेने लगे हैं। लेकिन कुल मिला के सबसे बड़ी कमी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की यह है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। सपोज आपने किसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वोलेशन किया, आपने धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं कि मुस्लिम इसको वोट देना, हिंदू इसको वोट देना, तो उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट को रैली करने के लिए या प्रचार करने के लिए 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है। इससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एमसीसी को लागू करने के लिए। उसके अलावा हाँ, सपोज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो कुछ दूसरे लॉ हैं, जैसे कि इंडियन पेनल कोड है या क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इनके अनुसार सपोज उसने दंगे करवाने की कोशिश की है तो इनके अनुसार आईपीसी की धारा के अनुसार उस पर केस किया जा सकता है, वो वैलिड है। लेकिन एमसीसी के अनुसार उस पर केस नहीं किया जा सकता है। अभी क्या इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता है कि ये बाइंडिंग हो जाए, वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी कर सके? इलेक्शन कमीशन एक्चुअली चाहता भी है, इलेक्शन कमीशन नहीं भी चाहता है, क्योंकि अगर सपोज किसी कैंडिडेट पे इलेक्शन कमीशन ने केस कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या है, वो कैंडिडेट चुनाव से वंचित रह सकता है। और इंडिया का जो सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें क्या ना किसी भी प्रोसेसिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। इलेक्शन ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 45 डे लगता है, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेसिंग है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में इलेक्शन कमीशन खुद नहीं चाहता है कि ये इन्फोर्सेबल होना चाहिए एमसीसी। उसके अलावा एक कमेटी बनाई गई थी जो 2013 में एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस लॉ एंड जस्टिस पे बनाई गई थी। उसने कहा था कि इसको लीगली बाइंडिंग कर दो, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। प्रेजेंट टाइम में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन के लिए सोशल मीडिया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा जो कैंपेनिंग चलता है ना आजकल सोशल मीडिया पे चलता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने आईटी सेल बने हुए हैं। तो जैसे कि 2014 के इलेक्शन थे, उसमें सबसे बड़ा जो मोदी गवर्नमेंट को जीतने का क्रेडिट दिया जाता है ना, वो सोशल मीडिया को दिया जाता है कि मोदी की जो बीजेपी सरकार है उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज किया था, इसलिए उन लोगों ने अपनी जो कि पॉलिसीज़ थी लोगों तक पहुंचाने में वो सफल रहे थे। तो सोशल मीडिया के लिए सभी का आईटी सेल बने हुए हैं, एक दूसरे पे ब्लेम चलता रहता है। सोशल मीडिया में अगर आप ट्विटर पर देखो तो हर वक्त कुछ ना कुछ ट्रेंड चलता रहता है, एक पॉलिटिकल पार्टी एक नेता के खिलाफ दूसरे नेता के खिलाफ, इस तरह ट्रेंड चलते रहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इलेक्शन का कंट्रोल आ गया है। और मेन ये है कि इस पर इलेक्शन कमीशन ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, ना के बराबर कंट्रोल है सोशल मीडिया पर। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का फिक्स है कि जो भी कैंडिडेट है उसको अपना सोशल मीडिया अकाउंट का डिटेल देना होगा, और जिससे कि वो कुछ भी अगर गलत ट्वीट कर रहा है तो उसको डिलीट किया जा सके। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कमेटीज़ भी बनाई हुई हैं, मॉनिटरिंग कमेटीज़, वो कि सोशल मीडिया पर अगर कोई वायलेशन हो रहा। अभी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एमसीसी ने कुछ पावर्स तो दे दिए हैं, लेकिन इसकी पावर्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशन है कि सपोज कोई कैंडिडेट है उसने माल प्रैक्टिस की है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही हम बता चुके हैं कि उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है, केवल उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकता है। और केस ऐसे रजिस्टर होते हैं कि उनका कोई पता नहीं है, कभी भी इन केसों के अनुसार कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया सकता। कैंडिडेट को केवल डिस्क्वालीफाई किया सकता है केवल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जब भी आता है उस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर का रोल आ जाता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर को उस केस को रिफर करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पूरा पैनल बनाता है। वो पैनल उस चीज़ को डिसाइड करता है कि इस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डायरेक्ट पावर नहीं है किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी डी रजिस्टर नहीं कर सकता है, इतना पावर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। तो यही सभी लिमिटेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो इससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड